लिखेगा प्रकाश, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो आपको कुछ एक बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि प्रकाश जो होता है, इस प्रकाश को कोई देख सकता है क्या? तो प्रकाश स्वयं तो रहता है अदृश्य, लेकिन ये जिस पर भी गिरता है उस इंसान को, उस वस्तु को दिखा देता है। तो मैम जितनी भी वस्तुएं हमें नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, वास्तव में ये प्रकाश के कारण ही नजर आ रही है। तो लिख दो यहाँ पर कि प्रकाश स्वयं तो कैसा होता है। तो पहला पॉइंट लिखेगा यहाँ पर कि प्रकाश स्वयं कैसा होता है। तो प्रकाश स्वयं तो होता है आपके अदृश्य, अर्थात स्वयं तो दिखाई नहीं देता, ठीक है, स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस पर भी ये गिरता है उस वस्तु को ये दृश्यमान बना देता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखती है। सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूँ कि प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखती है, ठीक है, दिखती है। आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कि मैम एक बात तो बताओ कि प्रकाश जो है, ये प्रकाश क्या है? क्या ये एक कोई कण है या फिर तरंग है? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था यहाँ पर न्यूटन। तो लोग पहुंच गए न्यूटन के पास, क्योंकि न्यूटन बड़ा फेमस हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण दे ही दिया था। तो लोग गए और बोला कि न्यूटन जल्दी से बताओ कि प्रकाश क्या होता है, कण होता है या तरंग होता है? तो न्यूटन कहता है कि डेकार्ट ने बताया था कि भाई प्रकाश तो कुछ कण ही होता है, तो वो कह देता है कि प्रकाश तो कण होता है, इसे ही आप प्रकाश का कणीय सिद्धांत कहते हो। फिर गए, न्यूटन के बगल वाले कमरे में रहता था एक और लड़का जिसका नाम था हाइजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग। तो लोगों ने पूछा कि हाइजेनबर्ग जी, आप न्यूटन के बगल में रहते हो तो थोड़े बहुत तो चमत्कारी आप भी होगे, तो बता दो यहाँ पर कि प्रकाश क्या होता है। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि प्रकाश तो तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? तरंग होता है, ठीक है। अब दोनों जने लड़ने लग गए, न्यूटन लड़ा हाइजेनबर्ग से, हाइजेनबर्ग लड़ा न्यूटन से। इतने में उनका एक दोस्त आया जिसका नाम था डी ब्रोगली। इस डी ब्रोगली ने कहा कि लड़ो मत, प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, अर्थात प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है, द्वैत प्रवृत्ति होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश कण भी है और प्रकाश साथ साथ में तरंग भी है। तो ये किसने बताया? तो ये डी ब्रोगली ने बताया। अब तीनों का मामला सेट। अब मैम इनका एक दोस्त था जो दीन दुनिया से एकदम अलग था, जिसका नाम था मैक्सवेल। इसने कहा कि वो तेरी, एक जना कह रहा है कण, एक जना कह रहा है तरंग, एक जना कह रहा है दोनों, तो अब मैं क्या कहूं? तो उसने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, अर्थात प्रकाश को माध्यम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं माध्यम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और पेपर में पूछते हैं कि ये बताइए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंगीय सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दे दिया? आपके मैक्सवेल ने दिया। तो ये 4 पॉइंट लिखना है, तो आ जाओ यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 3rd नंबर पर लिखिएगा प्रकाश की प्रवृत्ति। लिखिए प्रकाश की प्रकृति। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, सबको याद हो जाएगा, देखना। लिखो यहाँ पर प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले तो मैम लाओ यहाँ पर न्यूटन महाराज को ले आओ भाई, ले आए, ठीक है। न्यूटन से बोला कि ये बता कि प्रकाश क्या है। तो इसने कहा कि प्रकाश तो कण है। तो ध्यान रख लेना, इसने कहा कि प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश तो कण होता है, ठीक है। प्रकाश क्या है? कण होता है। इसी को आप प्रकाश का कणीय सिद्धांत कहते हो। तो लिख दो कि इसे प्रकाश का कणीय सिद्धांत कहते हैं। हालांकि सबसे पहले डेकार्ट नाम के वैज्ञानिक ने बताया था इसके बारे में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब न्यूटन का पड़ोसी कौन है? तो न्यूटन का पड़ोसी है मैम हाइगेनबर्ग या हाइजेनबर्ग। मैम लोगों ने इससे पूछा कि ये बताओ कि प्रकाश क्या है। तो इसने कहा कि प्रकाश तो तरंग है। तो लिख दो यहाँ पर कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश तो भाई साहब तरंग होता है, और इसी को आप प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत कहते हो। तो लिख दो कि इसे हम प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत कहते हैं। ये लो, आगे बढ़ो, 3rd नंबर पर चलते हैं। अब मैम देखो एक और वैज्ञानिक आएगा जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम डी ब्रोगली था। तो लिखो यहाँ पर डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने कहा कि भाई प्रकाश की तो दोहरी प्रवृत्ति होती है, अर्थात प्रकाश कण भी होता है और साथ साथ में तरंग भी होता है। तो इसने कहा कि ये दोनों ही है, तुम लड़ो झगड़ो मत भाई, दोनों ही मान लेते हैं। तो कण भी है और तरंग भी है, इसे ही प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो ध्यान रख लेना, इसे प्रकाश की दोहरी ड्यूअल नेचर या फिर द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो पेपर में पूछ ले कि ये बता दो कि प्रकाश का
प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई डी ब्रोगली ने दिया, ध्यान रख लेना, ठीक है। किसने दिया है? डी ब्रोगली ने दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डी पर चलो। अब कौन आएगा? तो मैम एक दीन दुनिया से अलग इंसान आएगा जिसका नाम है मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। मैम ये जो मैक्सवेल है ना, ये मैक्सवेल कहता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लिख दो। ठीक है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माध्यम नहीं है तो ये निर्वात में भी चल सकता है। तो ध्यान रख लेना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी होती है तो माध्यम में तो चल लेती है, माध्यम में तो चलेगी, और निर्वात में भी क्या कर सकती है? ये चल सकती है, ठीक है। तो इसने कहा कि प्रकाश माध्यम और निर्वात दोनों में चल सकता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सीधा सीधा पेपर में पूछ ले कि ये बता दीजिए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो लिख दो कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्सवेल ने दिया है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि मैक्सवेल ने ये सिद्धांत दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये 3-4 सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे कि मैम एक बात तो बताओ कि प्रकाश आखिरकार चलता कैसे है? तो देखो भाई, प्रकाश यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है कि इसकी चाल भी हम देख रहे हैं। तो प्रकाश हमेशा मैम नाक की ये जो डंडी होती है ना, इसकी सीध में चलता है, मतलब प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? एकदम सीधा चलता है। तो लिख दीजिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लिख दो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, लिख दो कि सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा चलता है? तो एकदम सीधी सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट, अब आपसे बोले कि मैम ये बताओ कि प्रकाश की चाल कैसी है ना? प्रकाश की चाल कैसी है? तो भाई मस्तानी है, दीवानी है, कैसी है? तो मैडम कहेगी कि भाई साइंस तो कहती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, उसके बाद में गैस में होती है, उसके बाद में द्रव में होती है, और सबसे कम चाल इसकी कहाँ होती है? तो सबसे कम चाल इसकी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ठोस में होती है, ठीक है, लिख दो। लिखिएगा यहाँ पर कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ है? तो जब मैम कोई नहीं होता तो मैम प्रकाश बहुत तेज दौड़ता है ना? प्रकाश कैसे दौड़ता है? एकदम तेज दौड़ता है। जब कोई नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, वैक्यूम है, तो प्रकाश बहुत तेज दौड़ेगा। जब कोई आ जाएगा तो बेचारे की चाल यहाँ पर धीरे हो जाएगी। तो लिख दीजिएगा कि सर्वाधिक चाल निर्वात में है, उसके बाद में गैस में है, उसके बाद द्रव में है, और सबसे कम ठोस में है। तो ध्यान रख लेना कि न्यूनतम तो कहाँ होती है? तो न्यूनतम तो ठोस में होती है, और सर्वाधिक कहाँ होती है? तो सर्वाधिक आपके निर्वात में होती है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक आपके निर्वात में होती है। अच्छा मैम कितनी होती है ये बताओ? तो लिखिएगा यहाँ पर निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और लिखो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये लो मैडम, ठीक है, हमसे बोल दे कि ये बता दो कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकंड होती है। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान रख लेना, ठीक है, इतनी होती है। तो बहुत ज़्यादा ही होती है मैम, ये कम थोड़ी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे मैडम? तो अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं पहले परावर्तन की तरफ कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के उदाहरण क्या होते हैं, और छोटा मोटा दर्पण के कुछ सवाल बता दूंगी। तो ये चैप्टर आपका जय श्री राम हो जाएगा। तो चलो चलते हैं यहाँ पर सीधा सीधा प्रकाश की घटना में, और प्रकाश की घटना में कौन आएगा? आप परावर्तन। लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है।
सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें प्रकाश की कौन सी प्रकृति हमें समझ में आ रही है? कणीय प्रकृति समझ में आ रही है या तरंगीय प्रकृति समझ में आ रही है? तो ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर हमें प्रकाश की कौन सी प्रकृति समझ में आती है, तो यहाँ पर तरंगीय प्रकृति हमें समझ में आती है। तो ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर लिखना है अपने प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन आपके प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर कि प्रकाश का जो परावर्तन है, ये प्रकाश का परावर्तन आपके तरंगीय प्रकृति के आधार पर होता है। चलो, अच्छा सवाल है ना, बढ़िया प्रश्न है, कभी खोपड़ी घुमा करके पूछ ले तो पता होना चाहिए, है ना। चलो लिख दो यहाँ पर तरंगीय प्रकृति पर होती है। ठीक है, लिख दो। चलो तो थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी पी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप भी पी लो भाई, पानी वानी पी लो थोड़ा सा, फिर चलते हैं। अभी ख़त्म करा देंगे इस चैप्टर को, कुछ भी नहीं है इसमें। आप कहोगे मैडम इतना आसान था, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सरल भी कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो लिखो यहाँ तक। तो साइंस में कुछ नहीं पढ़ा तो क्लास से देख लेना, क्लासों से काम हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। ठीक है, घबराने का नहीं, सब कुछ हो जाएगा। चलिए लिखना शुरू करो। आप लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन। देखो, तो सबसे पहले तो एक चित्र बना रही हूं मैं, एकदम आसान सा चित्र बनेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ये लो, ये लो। क्या बना रही हो मैडम? तो मैडम कहेगी सबसे पहले तो देखो, अगर आपसे पूछे कि परावर्तन क्या होता है तो एक चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपतित किरण, ये कौन है? परावर्तित किरण। ओके, और मैम ये कौन है? तो ये आपके समतल पृष्ठ कह सकते हो या परावर्तक पृष्ठ कह सकते हो। समतल पृष्ठ कह लो या फिर परावर्तक पृष्ठ कह सकते हो। अभी बताते हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा मैम एक आभासी लाइन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अभिलंब कह रहे हैं। ठीक है, अभिलंब। ओके, बना दिया। मैम एक कोण यहाँ पे बना दो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण का नाम लिख दो I, और एक कोण मैम यहाँ पर बना दो, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में कोण का नाम लिख दीजिएगा R।
ठीक है, सुनिएगा। अब हमसे पूछे कि मैम ये बताओ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में जा रही होती है ना, प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में जा रही होती है, तो यदि वह समतल पृष्ठ से टकरा जाए या रास्ते में किसी भी अवरोध से टकरा जाए और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन क्या होता है। तो हम कहेंगे प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में जा रही होती है, तो मैम जैसे ही वह अवरोध से टकराती है, किसी रुकावट से टकराती है, किसी पृष्ठ से टकराती है, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो मैम इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। वास्तव में कोई हमसे पूछे कि ये बताइए कि जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है, तो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वस्तुओं के ऊपर प्रकाश गिर रहा है, तो प्रकाश टकरा रहा है, टकरा करके वापस हमारी आंख तक आ रहा है, तो परावर्तन के कारण ही जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हमें दिखाई देती है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात का ध्यान रखना कि आने वाली जो किरण होती है, आने वाली जो किरण होती है, इसे आप आपतित किरण कहते हो, और लौटने वाली जो किरण होती है ना, लौटने वाली जो किरण होती है, इस किरण को आप परावर्तित किरण कहते हो। हमसे पूछे कि मैम ये बताओ कि ये कोण आपने क्या बनाए हैं, तो ध्यान रखना कि अभिलंब के साथ में ये आपतित किरण यानी आने वाली किरण जितने डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और लौटती हुई किरण यानी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब बात आती है कि मैम एक बात तो बताओ कि परावर्तन के नियम क्या कहते हैं। तो ना, परावर्तन के नियम सिर्फ दो ही चीजें कहते हैं। पहली चीज तो ये कहते हैं कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, अभिलंब यानी नॉर्मल और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो मैडम हमारी आंखें खुली हुई है, हमें दिख रहा है कि ये तीनों एक ही तल में स्थित है, तो तीनों एक ही तल में स्थित है। अच्छा, सेकंड नंबर पर ध्यान रखना कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस इतना सा ध्यान रखना कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ये बताओ कि अगर कोई आपतित किरण पृष्ठ के साथ में कुछ डिग्री बना रही है, तो क्या आप आपतन कोण का मान निकाल सकते हो? तो हम कहेंगे देखो मैम, हमें आसानी से दिखाई दे रहा है कि अभिलंब को हमने ऐसे सीधा खड़ा किया है यहाँ पर, और ये कौन है? तो परावर्तक पृष्ठ है। तो हमसे पूछ ले कि ये कितना डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से जितना डिग्री देंगे उसको घटा देंगे तो आपतन कोण आ जाएगा, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो चलते हैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं यहाँ पर, लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए यदि, लिखिए प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हो। तो हम कहेंगे किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश की जो किरण है, ये अगर किसी अवरोध से टकरा जाए, किसी सतह से टकरा जाए, पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि मैम परावर्तन के अंदर हमें क्या क्या समझ में आया। तो ध्यान रखिएगा कि परावर्तन में एक नंबर पर लिखना आपतित किरण यानी आने वाली किरण, कॉमा लिखेगा अभिलंब, कॉमा लिखेगा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ध्यान रख लेना कि ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।
ठीक है, तो लिख दो कि ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लिख दीजिएगा कि आपसे पूछ ले कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण कहाँ स्थित होते हैं, तो ये तीनों आपके एक ही तल में स्थित होते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर लिखना, लिखिएगा आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान मैम परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिख देना कि आपतन कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ये लो, समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण का मान जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या है, तो हम कहेंगे मैम ये आई बराबर क्या होता है, आर होता है। समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं, यहाँ पर एक आध क्वेश्चन आपको देके देखती हूँ। तो पहले एक बार परावर्तन के प्रकार बताती हूँ, फिर एक क्वेश्चन दूंगी और आपको कुछ समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिएगा, लिखिएगा परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। देखो, तो परावर्तन जो होता है बेटा ये आपके दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का है, तो लिख दीजिएगा कि ये दो प्रकार का होता है। अच्छा, कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा नियमित परावर्तन, और दूसरा हो जाएगा विसरित परावर्तन। ठीक है, तो दूसरा लिख दीजिएगा विसरित परावर्तन। क्या अंतर है मैम इन दोनों में, तो ध्यान रखना कि यदि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराए तो ऐसा परावर्तन जो होगा उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, जबकि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी ऊबड़ खाबड़ सतह से टकराती है तो उसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पर फटाफट से कि विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में क्या डिफरेंस है। तो लिखिएगा जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराए, किसी समतल पृष्ठ से टकराए, है ना, तो ऐसा जो परिवर्तन होगा उसे आप नियमित परावर्तन के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर तो जो सतह है ये सतह कैसी होती है, एकदम प्लेन होती है। ठीक है, एकदम प्लेन होती है। और हमसे पूछे कि विसरित परावर्तन में क्या होगा, तो ध्यान रखना कि विसरित परावर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से टकराए, है ना, किसी ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से टकराए, मतलब एकदम प्लेन नहीं है ये सतह, है ना, ऊंची नीची है, तो ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से टकराए और टकराएगी तो बहुत सी दिशाओं में फैल जाएगी, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस परावर्तन को आप विसरित परावर्तन के नाम से जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब लिखेगा यहाँ पर परावर्तन के एग्जाम्पल। ठीक है, परावर्तन के क्या लिखोगे, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई भी चीज जो चमकती हुई आपको दिखती है ये चमकना आपके परावर्तन में ही आता है। जैसे कि परख नली का चमकना, है ना, जैसे कि आपसे बोल दिया परख नली का चमकना, जैसे कि आपसे बोल दिया धातुओं का चमकना, जैसे कि मेकअप के कारण चेहरे का चमकना, जैसे कि आपके ग्रहों का चमकना, जैसे कि आपके उपग्रहों का चमकना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सारा का सारा आपके मैं कह सकती हूँ परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो लिख दो कि परावर्तन के एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, तो लिखो ग्रहों का चमकना, अच्छा, उपग्रहों का चमकना, चमकना शब्द पकड़ लेना बस और कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड नंबर पर लिखिएगा मेकअप के कारण चेहरा चमकना। ठीक है, मेकअप के कारण चेहरा चमकना। ठीक है, चौथे नंबर पर लिखना वस्तुओं का दिखना या वस्तुओं का दिखाई देना। अच्छा, खुद का चेहरा कांच के अंदर देखना, तो लिख दो यहाँ पर स्वयं का चेहरा आईने में देखना या कांच में देखना, दर्पण में देखना। ये सब
सब आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके परावर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतना तो बस आपको ध्यान रखना ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखो परावर्तन के जो नियम है, ये परावर्तन के नियम मैंने आपको बता दिए, उदाहरण मैंने आपको बता दिए, परावर्तन जो होता है ये भी आपको बता दिया। अब कुछ 2-4 सवाल पहले मैं परावर्तन पर करवाती हूँ, फिर आपको दर्पण पढ़ाऊंगी, ठीक है। दर्पण क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि दर्पण जो होता है, ये दर्पण वास्तव में क्या है, तो हम कहेंगे देखो मैम कोई पारदर्शक सतह हो, इसके पीछे की तरफ अगर चांदी की पॉलिश कर दो तो दर्पण का निर्माण हो जाता है, और दर्पण के अंदर जब हम खुद को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है, ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जाती है। तो जितना जितना पेपर में आता है वो सारा काम मैं आपका करा करके चली जाऊंगी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, लिखना स्टार्ट करो। क्या ही बोलूँ मैं, बताओ। कुछ एक विद्यार्थी मैम प्रकाश का टॉपिक पूरा नहीं करा होगी क्या, तो मैडम कहेगी बेटा पूरा तो कराना ही है ना, पूरा तो कराना ही है, कराना है इसीलिए तो आई हूँ भाई, ठीक है। सब कुछ करा के जाऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। ये तो आपके ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है बेटा, चिंता मत करो आप, ठीक है। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट, लिखो यहाँ पर, आगे बढ़ो। देखो जिन विद्यार्थियों को समस्याएं होती है ना फिजिक्स में, उनको समस्या की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास देख लो, इतना ही पेपरों में आता है, जितना आता है वो सारा लिखा देंगे। तो चलो हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, तो एक क्वेश्चन करा रही थी मैं आपको, उस पर देखते हैं, ठीक है। देखते हो आपको कितनी चीजें समझ में आती है। तो पहला प्रश्न देखो, लिखिए यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये है, आपसे पूछ रहे हैं कि यदि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान आपके 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो हम कहेंगे भाई सेम ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी पढ़ा था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अभी तो पढ़ के आए थे। तो लिखो यहाँ पे कि आपतन कोण का मान हमेशा मैम क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैम ऐसा सवाल फंस गया, तो इसका आंसर तो बहुत ही सरल है मैम, कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो अगर आपतन कोण है ना, आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। तो आपसे पूछे कि आपतन कोण का मान यहाँ पर कितना दिया, 50 डिग्री, तो इसका मतलब मैम ये कितना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इसका आंसर निकलेगा 50 डिग्री। समझ में आ गया सबको, चलो एकदम ही सरल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल वेल। चलिए नेक्स्ट, चलो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखें, यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ, ढंग से देखना सवाल क्या पूछ रहे हो, परावर्तक पृष्ठ के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, ये सवाल है। देखो, तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ में 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये बताना है, जल्दी से बता दो। चलो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत से विद्यार्थियों ने कर भी लिया, तो जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखना, ठीक है। मैम ये क्या थी, परावर्तक पृष्ठ थी। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि मैम ये कौन है, तो ये परावर्तक पृष्ठ है जहां से किरण टकराएगी, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब मैम सवाल क्या कह रहा है, तो देखो मैम सवाल कुछ और ही कह रहा है। तो पहले एक बार यहाँ पर अभिलंब बना दो, बना दिया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हो, अभिलंब बोलते हो, ठीक है। अब मैम सवाल क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि देखो आपतित किरण है ना, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, तो लाओ मैडम किरण को ले आए, लो, तो ये किरण कौन है, तो ये आने वाली है, अर्थात आपतित किरण है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि
आपतित किरण किसके साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ, है ना, किसके साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 40 डिग्री का। तो मैडम ये जो आपतित किरण है ना, ये परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना डिग्री बना रही है, 40 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो अब मैम पूछा क्या, तो आपतित किरण आई, यहाँ से सतह से टकरा गई और फिर वापस लौट गई, और मैम ये जाने वाली किरण कौन है, तो ये परावर्तित किरण होगी, पहले ही बता दिया था। ठीक है, अच्छा अब हमसे बोले कि ये बताओ कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ 40 डिग्री बनाती है, तो ये वाला कोण यानी परावर्तन कोण कितना होगा, ये सवाल था। तो देखो मैम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है मैम, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 में से अगर मैम 40 निकालूंगा तो पीछे कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री तो कौन आ गया, तो 50 डिग्री आपके आपतन कोण आ गया। और अभी हमने पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब इसका आंसर क्या चला जाएगा, 50 डिग्री चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एकदम ही सरल था, कुछ भी नहीं था। 90 में से 40 घटाओगे, ढंग से देख लेना कि आपतित किरण किसके साथ बना रही है, अभिलंब के साथ बनाए तो आपतन कोण, अगर परावर्तक पृष्ठ के साथ में बनाए तो ये वाला कोण, तो ये वाला कोण 40 डिग्री है। तो 90 में से 40 घटाओगे तो आपतन कोण का मान 50 होगा, कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब मैंने बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब अगर हमसे पूछ ले कि परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा तो 50 यानी 50 डिग्री होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एकदम ही सरल था, कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो मैडम लिखो कैसे, तो ऐसे लिखो मेरे बेटा। ठीक है, लिखो लिखो सबसे पहले कि आपतन कोण कैसे निकालोगे। तो देखो मैम आपतन कोण को निकालने के लिए हमने क्या किया, 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाया, तो मैम उत्तर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब मैम अभी बताया आपने कि आई का मान आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो मैम ये 50 डिग्री निकला, तो मैम दूसरा वाला भी कितना निकलेगा, 50 डिग्री। इसका मतलब परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लिख दो, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो कुलदीप महला, क्या कह रहे हो बेटा, आप काफ़ी देर से यहाँ पे कमेंट किए जा रहे हो। बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं कुलदीप जी रुक जाइए। तो बेटा तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, ऐसे कैसे कमेंट कर रहे हो, आज समझ में नहीं आ रहा। मैडम बिजी है पढ़ाने में, है ना, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा क्या, ब्लॉक करवा देंगे आपको, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अन्यथा ब्लॉक हो जाओगे अभी। चलो चलें आगे, नेक्स्ट। अब आते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट कहाँ पर, दर्पण पर। तो आइए अब बात करते हैं हम दर्पण की। ठीक है, तो लिखेगा यहाँ पर दर्पण। दर्पण सबसे पहले आपसे पूछे कि दर्पण या मिरर होता क्या है, तो हम कहेंगे देखो तो मैम चाहे तो कोई भी पारदर्शी कांच हो, मैम कोई भी पारदर्शी सतह हो, इस पारदर्शी सतह के एक तरफ अगर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो मैम इससे क्या बनता है, तो इससे दर्पण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो लिख दो कि दर्पण या मिरर है क्या। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो दर्पण है, जो मिरर है, ये दर्पण या मिरर होता क्या है। तो लिखेगा कि यदि किसी भी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो मैम इससे कौन बनता है, तो इससे मैम दर्पण का निर्माण होता है। अब बात आती है कि मैम एक बात तो बताओ कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण यहाँ पर भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो चलते हैं यहाँ पर और बात करते हैं दर्पण के प्रकार में। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर दर्पण के प्रकार। और दर्पण के प्रकार में ध्यान रखना कि ये 2 प्रकार के हैं। पहला है समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहते हो जिसको आप, ठीक है, और दूसरा लिख दीजिएगा आप यहाँ पर गोलीय दर्पण। ठीक है, तो एक लिख दो समतल दर्पण और दूसरा क्या लिख दोगे, गोलीय दर्पण। अच्छा
हमसे बोले कि मैम समतल दर्पण क्या होता है, तो हम कहेंगे कि किसी भी समतल पृष्ठ के एक तरफ अगर चांदी की पॉलिश कर दी तो ऐसा दर्पण जो होता है उसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। और किसी भी गोले की एक सतह पर अगर हमने चांदी की पॉलिश कर दी तो ऐसा वक्रित दर्पण हमारे गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोले से कौन बनता है, गोलीय दर्पण बनता है, और समतल पृष्ठ से कौन बनेगा, समतल दर्पण बनेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि समतल दर्पण क्या होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जब समतल पृष्ठ से दर्पण बनाया जाता है तो इसे समतल दर्पण क्या है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और गोलीय दर्पण जो होता है ये गोले से बनता है, तो गोले के अंदर एक तरफ यहाँ पर चांदी की पॉलिश कर देते हैं, और चांदी की पॉलिश जब कर देंगे तो मैम एक वक्राकार, एक गोलाकार दर्पण बनता है, जो या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। इसे हम गोलाकार दर्पण या गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा उत्तल दर्पण और दूसरा लिखेगा अवतल दर्पण। क्या लिखोगे, अवतल दर्पण, ठीक है। तो पहला लिख दो यहाँ पे उत्तल दर्पण और दूसरा लिख दीजिएगा अवतल दर्पण। अब देखो मैम, अब हमसे मैम परीक्षा में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में देखो एक सवाल पूछते हैं, कृषांक, क्या नाम लिखा है आपने, कृषांक दीक्षित। मैम प्लीज एक बार मेरा नाम ले लो। तो कृषांक दीक्षित, आपका क्लास में स्वागत है। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। चलो, तो समतल दर्पण जो होता है, इस समतल दर्पण में हमें क्या प्रश्न पूछते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि समतल दर्पण में जो चित्र प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब कैसा होता है। सेकंड नंबर पर आपसे ये भी पूछते हैं कि अगर व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अच्छा, दो समतल दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इससे कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन सारी चीजों को हम लिखना शुरू करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर दर्पण पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम समतल दर्पण की तरफ। तो आइएगा, हेडिंग डालते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं, समतल दर्पण। देखो कुछ एक पॉइंट्स बता रही हूँ, सीधे सीधे याद कर लेना, पेपर में काम चल जाएगा। लिखो समतल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है। तो सबसे पहले लिख लेना कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, साथ ही साथ आभासी होता है, और आकार कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा। तो पहला पॉइंट तो यही ध्यान रख लेना कि जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। अब कोई कहेगा मैम कैसे, ये बताओ कैसे। तो मैडम कहेगी कि कांच के अंदर खुद को जब देखते हो तो जो प्रतिबिंब तुमको दिखाई देता है वो तुम्हारे बराबर ही तो दिखाई देगा। इसका मतलब वस्तु के बराबर ही यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन बनेगा क्या, ये रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो ये रियल नहीं बनेगा, ये आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है। मतलब हमारा दाया दिखेगा दर्पण में बाया और हमारा बाया दिखेगा दर्पण में दाया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर होता है। लिख दो। चलो, अच्छा मैम आभासी क्यों है, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। चलो सेकंड नंबर पर लिखो, पहला पॉइंट लिखा। दूसरे नंबर पर लिखना यहाँ पर कि जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में पार्श्वीय परावर्तन होता है। इस पॉइंट को अलग से ही लिखा देती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा कि समतल दर्पण में कौन सा परावर्तन होता है, तो भाई पार्श्वीय परावर्तन होता है। मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखो मैं एकदम सरल शब्दों में बता रही हूँ कि भाई
हमारा जो दाया है ना, वस्तु का जो दाया है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि हमारा जो दाया है ये दर्पण का क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, तो ये दर्पण में प्रतिबिंब का क्या होगा, बायां होगा, तो दर्पण का बायां होगा। तो हमारा दाया यहाँ पर बायां दिखता है और हमारा बायां यहाँ पर दायां दिखता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा राइट दर्पण में लेफ्ट और हमारा लेफ्ट दर्पण में राइट दिखता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा दर्पण का बायां दिखता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 3rd नंबर पर लिखिएगा। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई या एक व्यक्ति की हाइट 6 फीट है तो जो दर्पण है ये दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए। ज़्यादातर पेपर में पूछते हैं ना। चलो तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखो, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में लिखा देती हूँ। लिखिएगा कि यदि वस्तु की ऊंचाई 6 फीट हो, कितनी हो, 6 फीट हो, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी, ये सवाल भी पूछा था मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको YouTube पे जो एक सेशन कराया था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट भी किया था। तो देखो कि यदि वस्तु की ऊंचाई 6 फीट हो तो दर्पण की ऊंचाई क्या होगी। ऐसा कोई प्रश्न फंस जाए तो ध्यान रख लेना कि ऐसे में दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होगी। तो लिख देना कि अगर वस्तु की ऊंचाई 6 फीट है तो दर्पण की ऊंचाई क्या होगी, तो लिख दीजिएगा 3 फीट होगी। कितनी होगी, 3 फीट। तो देखो इसको मैं एकदम ऐसे लिख रही हूँ। लिखिएगा कि दर्पण में व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब, मतलब कंप्लीट प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, आधी होनी चाहिए, क्योंकि देखो पशु परिचर का पेपर है तो कुछ एक ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्हें फिजिक्स थोड़ा कम ही समझ में आता है। तो मैंने सोचा कि उन सभी विद्यार्थियों को हम क्या कर देते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस क्लास के अंदर शामिल कर लेते हैं। और शामिल करते हुए एकदम सरल शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ कि भाई अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब कांच के अंदर देखना है, दर्पण के अंदर देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट अगर 5 फीट होती है, हालांकि मेरी तो ज़्यादा है, ठीक है, 5 फीट होती, तो अगर मेरे को खुद को पूरा दर्पण में देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण की ऊंचाई 2.5 फीट होनी चाहिए। मतलब मेरी जो हाइट है उसकी आधी तो होनी ही चाहिए। आ गया क्या समझ में, ये पेपर में आता है, बार बार पेपर में पूछते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथे पॉइंट पर चलो। देखो चौथे नंबर पर लिखिएगा। अब चौथे नंबर पर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा रखा है, तो उस पर देखिएगा। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, इस आदमी के पीछे क्या है भाई साहब, दीवार है। ये दीवार किसकी बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट की, तो टूटेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो आदमी जो है, इस आदमी के पीछे दीवार बनी हुई है। अब आपसे पेपर में पूछते हैं कि ये बताओ कि इस आदमी के पीछे जो दीवार है, इस दीवार को अगर दर्पण में पूरा देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, है ना, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जितनी दीवार की ऊंचाई होती है उसका 1/3 यहाँ पर दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। तो लिखो, यहाँ पर लिखिएगा, लिखिए यदि व्यक्ति के पीठ के पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो लिख दीजिएगा, लिखिएगा दीवार की ऊंचाई की 1/3, ठीक है, 1/3।
मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई 12 फीट की दीवार थी। कितने फीट की थी? 12 फीट की दीवार थी। अब कोई कहे कि 12 फीट की दीवार को पूरा दर्पण में दिखाओ, तो देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण लेना पड़ेगा, कितना ऊंचा दर्पण लेना पड़ेगा? तो 12 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 फीट का अगर दर्पण होगा तभी आपको समझ में आएगा कि दीवार आपको पूरी दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि दीवार को अगर पूरा देखना है तो करना क्या पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, 12 फीट की दीवार है, 12 में किसका भाग लगाओगे? 3 का, तो 4 फीट आ जाएगा। तो इस 4 फीट के दर्पण के अंदर 12 फीट की दीवार को पूरी तरीके से देखा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लिख दो। ठीक है, तो समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। चलो 5वें पॉइंट पर। तो देखो 3-4 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। चलो एक सवाल मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि समतल दर्पण जो होता है, इस समतल दर्पण में पार्श्वीय परावर्तन होता है। मतलब मेरा जो राइट है ये प्रतिबिंब का कैसा होगा? लेफ्ट होगा। मेरा राइट यहाँ पर लेफ्ट में दिखेगा और मेरा लेफ्ट कहाँ दिखेगा? राइट में दिखेगा। ये समझ में आया? तो एक प्रश्न आपसे ये पूछते हैं पेपर में कि ये बताओ कि जो एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस पर जो शब्द है, ये शब्द हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है? तो समतल दर्पण में पार्श्वीय परावर्तन होता है, इसी कारण से जो एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में जो शब्द है, ये शब्द हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, कि एम्बुलेंस में जो उल्टे शब्द लिखते हैं ये इसलिए लिखते हैं ताकि समतल दर्पण में इसका पार्श्व परावर्तन होगा और लोगों को दिखाई देगा कि भाई कौन आ रही है? एम्बुलेंस आ रही है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस खाली एम्बुलेंस लिख देना। और एम्बुलेंस में जो शब्द है ना, एम्बुलेंस शब्द जो है, ये शब्द हमेशा कैसा लिखा होता है? उल्टा। उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि भाई पार्श्वीय परावर्तन हो और व्यक्ति को पता चल जाए कि पीछे कौन आ रही है? एम्बुलेंस होती है। ठीक है, मतलब आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, 5वें पॉइंट पर चलते हैं। तो समतल दर्पण में 5वां पॉइंट लिखिएगा। देखो देखो समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु v वेग से आ रही हो, v वेग से भागते हुए आ रही हो तो दर्पण में प्रतिबिंब 2v से भागेगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब 2v से भागेगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब दुगुने वेग से भागेगा। ठीक है, दुगुने वेग से भागेगा, मतलब 2v से भागेगा। समझ में आ गया? तो मान लो कोई दर्पण है, इस दर्पण के सामने कोई छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा किसी वेग से भागते हुए आ रहा है ना, किसी वेग से भागते हुए आ रहा है। तो दर्पण के अंदर जो वेग है, ये दर्पण के अंदर ये जो प्रतिबिंब का वेग होगा, ये आपको कैसा दिखाई देगा? इस बच्चे के वेग का दुगुना दिखाई देगा। ठीक है, इस बच्चे के वेग का मतलब दुगुना दिखाई देगा। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं? अब चलते हैं यहाँ पर नोट में, और नोट में लिखिए यदि दो समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु खड़ी है, या फिर ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना कि यदि दो समतल दर्पण कोई कोण बनाते हुए रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई वस्तु आ गई, तो आपसे पूछते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। किसको पढ़ाऊं? तीनों चैप्टर को पूरा करूं? करा तो रही हूं, और क्या कर रही हूं बताओ? एक आध विद्यार्थी कह रहा है कि मैम पहले 3 चैप्टर तो पूरे कराओ। तो करा तो दिए, और क्या करवाऊंगी बताओ? कौन से 3 चैप्टर कराने हैं मैंने? कुछ भी। हाँ सच में मेरे हाथ दुखने लग गए अब तो भाई, मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे हाथ दुख रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, दुखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखिएगा, ऐसे लिखो झुके हुए
दो दर्पणों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंब। देखो ये परीक्षा में आते हैं, हेडिंग तो ये डालना आप, ठीक है। लिखो कि झुके हुए दो दर्पणों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंब। पेपर में आपसे पूछते हैं तो आपको पता होने चाहिए क्या मतलब है। तो हम कहेंगे देखो मान लो मैम कोई दो दर्पण थे, ये दो दर्पण कोई थीटा कोण बना करके झुके हुए हैं, आपस में क्या हुए हुए, झुके हुए। अब इनके वस्तु में अगर इनके बीच में कोई वस्तु चली जाए तो मैम प्रतिबिंब कितने बनेंगे, ऐसा हमसे पेपर में पूछते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर लिखिएगा, लिखिए यदि दो समतल दर्पण आपस में थीटा कोण बनाते हुए झुके हुए हैं तो इनके मध्य रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो ज़्यादा चीज़ों को हम ज़्यादा लेंदी नहीं बनवाऊंगी, बस सीधा सीधा मैं ये कहना चाह रही हूँ, मान लो कोई दो समतल दर्पण है, ये कोई कोण बनाते हुए झुके हुए हैं और रखे हुए हैं। अब इनके बीच में कोई वस्तु चली गई, और वस्तु चली गई तो सीधी सी बात है, आपसे ये पूछ ले कि ये बता दो कि जो वस्तु है इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब इन दोनों दर्पणों के अंदर दिखाई देंगे। ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब, और वस्तु के प्रतिबिंब में लिख दीजिएगा कि वस्तु के प्रतिबिंब कितने प्राप्त होंगे। तो सीधा सीधा लिख देना कि प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालोगे। तो लिखो यहाँ पर ऐसे में प्रतिबिंब की संख्या, ऐसे में प्रतिबिंब की संख्या यानी n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा से निकालोगे। तो ध्यान रख लेना कि ऐसे में एक फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला क्या है, तो n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा। जैसे ही उदाहरण करूंगी ना तो उदाहरण कराते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार लिख देना कि प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। तो प्रतिबिंब की संख्या मतलब होती है यहाँ पर n, और n का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 360 में जितना डिग्री दिया हुआ है उस डिग्री का भाग लगा दोगे तो n की संख्या आ जाएगी। बस अब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सम संख्या है तो सम संख्या होगी तो इसमें प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, और विषम संख्या होगी तो विषम संख्या यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो देखो 360 में जब थीटा का मान मतलब थीटा का भाग दोगे तो अगर आपको सम संख्या प्राप्त हुई तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होगा, और अगर यहाँ पर आपको विषम संख्या प्राप्त हुई तो विषम संख्या आपके n का मान हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना कि यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या n कैसे निकालते हो, तो 360 में जब थीटा का भाग लगाओगे तो इससे प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पर निकलती है। और निकलती है तो मैम यदि n का वैल्यू सम संख्या प्राप्त हो तो क्या करना पड़ेगा, है ना। n का मान यहाँ पर अगर मान लो सम संख्या प्राप्त हो तो प्रतिबिंब कैसे निकालोगे, तो प्रतिबिंब यहाँ पर n-1 होगा, मतलब n में से एक घटा दोगे वही आपका उत्तर हो जाएगा। और यदि n का वैल्यू विषम संख्या प्राप्त होगा और विषम संख्या प्राप्त होगा तो वही आपके प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। तो ध्यान रख लेना, इसी को आप प्रतिबिंब की संख्या मान लोगे, ठीक है। अब मैम समझ में नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा सा अप्लाई करके बताओ तभी समझ में आ पाएगा। तो देखो अब आएगा आपको समझ में, देखेगा कैसा क्वेश्चन आएगा, देखेगा। लिखिए यदि दो समतल दर्पण के मध्य का कोण 30 डिग्री है तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करो। सीधा सीधा लिख दो, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करो। देखो एग्जाम्पल करोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो लिखो यहाँ पर तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करो, ऐसा सवाल आ गया मान लो आपसे, है ना। करो तो कैसे निकालेंगे,
तो मैडम कहेगी कि देखो ये क्या बोल रहा है सवाल ये बोल रहा है कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखो n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है 360 बटा थीटा। यहाँ पर देखो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू उसने कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया। तो अब निकालो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मैम 360 में मैं 30 का भाग लगाऊंगा, तो काटो 0 से 0 काट दिया, अब 3 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, तो 1 और 2, तो आपका मान कितना आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 12। अब 12 क्या है, तो मैं कह सकती हूँ कि 12 तो यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो 12 माइनस 1 बराबर 11 होगी। मेरे हिसाब से ये अब समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये कितनी प्राप्त हुई आपको, तो ये भाई सम संख्या प्राप्त हो गई, और सम संख्या प्राप्त हो गई तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालूं मैडम, तो लिख दो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालोगे, तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होती है, और n-1 होगा तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 12, 12 में से 1 घटाया तो उत्तर कितना आ जाएगा 11। तो ऐसे में 11 प्रतिबिंब वस्तु के प्राप्त होंगे। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की संख्या एक बात तो ध्यान रखना हमेशा विषम में आएगी, कभी भी सम में आती ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया। एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं एक प्रश्न आपके लिए लिख रही हूँ, इसका आंसर करिएगा, ठीक है। जब तक थोड़ा मैं पानी वानी और पी लूंगी, ठीक है। लिखो, लिखिए यदि मैं सीधा ही लिख रही हूँ, है ना, यदि थीटा का मान, ठीक है, मतलब कोण का मान, मैंने सीधा ही लिख दिया, कोण का मान लिखिएगा 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अच्छा इसको घुमाऊं क्या, थोड़ा सा घुमाती हूं ताकि क्या है थोड़ा सा अलग से आंसर आए। लिखो, यदि थीटा का मान 40 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, निकालो कितनी होगी, बताओ जल्दी से बता दो कि अगर थीटा का मान 40 डिग्री है तो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग सा मामला आएगा। बताओ कैसे निकाला आंसर, जल्दी जल्दी से बता दो कैसे निकाला आंसर, जल्दी जल्दी निकालो। कुछ 5 कह रहे हैं, कुछ 9 कह रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी भाई चेक करेंगे तब पता चलेगा। तो मैम लोग करो तो थोड़ा सा चेक कैसे करोगी, करते हैं। देखो आंसर कैसे निकालूंगी, ठीक। तो n बराबर क्या है, तो मैम n बराबर 360 बटा थीटा होता है, इतना तो पता चल गया। तो मैम 360 तो 360 है, अब थीटा का वैल्यू उसने खुद ने दे दिया 40 दे दिया, तो मैम काटना तो जरा, काट लिया, ये लो। तो मैम 4 को अगर इससे काटूंगा तो कितना उत्तर आएगा 9 आंसर आएगा। और मैम 9 क्या है, तो 9 यहाँ पर ऑलरेडी विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो सीधी सी बात है मैम इसका उत्तर कितना आ जाएगा, तो ये जो प्रतिबिंब होंगे ये प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो ध्यान रख लेना, तो प्रतिबिंबों की संख्या आपके कितनी निकलेगी, n के बराबर निकलेगी, और n कितना है तो 9 है, क्योंकि विषम संख्या है ना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वे विद्यार्थी जो 9 आंसर कर रहे थे उनका तो बिल्कुल सही था, और वे विद्यार्थी जो 5 उत्तर कर रहे थे उनको यहाँ पर थोड़ा और गौर से क्लास को देखना चाहिए, ठीक है। आ गया क्या समझ में। चलो एक लास्ट सवाल और देख लो इस पे, बस अंतिम सवाल एक और देख लो जो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। देखो लिखिए, यदि थीटा का मान 50 डिग्री हो, ये लो 50 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालो। प्रश्न पूरा नहीं लिख रही हूँ, पहला प्रश्न पूरा लिख दिया है, उसी को आधार मान करके बाकी के प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करो, बता दो जल्दी से कैसे निकालोगे, बताओ। आपने बताना है कि यदि थीटा का मान 50 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। चलो करो, आंसर कैसा आया, कितना आया। कुछ एक विद्यार्थी मैम 7 आंसर कर रहे हैं, ओके।
कुछ एक विद्यार्थी, ज़्यादातर विद्यार्थी 7 ही आंसर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी देखते हैं, अभी मुझे भी पता चल जाएगा, बाकी के विद्यार्थियों को भी बताऊंगी कि भाई 7 उत्तर आया तो आया कैसे। ठीक है, चलते हैं, चलो देखते हैं, अभी बताते हैं। चलो तो अब मैं बता रही हूँ, देखिएगा इधर देखो, हमसे पूछे कि ये बताओ मैम थीटा का मान 50 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखो, लिखिए n बराबर वही घिसा पिटा मामला 360 बटा थीटा। ठीक है मैम, 360 में मैम अब किसका भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। तो अब मैडम कहेगी कि 5 का भाग लगाओ भाई, तो लगाते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो कितना जाएगा, 5 7 35 जाएगा, पीछे कितना बचा 1, तो ये कितना हो गया 72। ये कैसा आंसर आ गया भाई, ये तो गजब ही आ गया। अच्छा 5 का भाग कैसे लगा रही हूँ मैं, 50 का लगाना चाहिए ना, मैं भी हद कर रही हूँ। ठीक है, तो 50 का भाग लगाओगे, 50 डिग्री पूछा है, मैं 5 डिग्री का कोण बना रही हूँ। देखो 0 से 0 काट दिया, 5 का भाग किस में लगाना है, 36 में लगाना है। तो देखो मैम 5 का भाग जब हम 36 में लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, तो 7 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 7 बार। तो ये कितना आया, 5 7 35, पीछे कितना बचा 1। तो मैम ये कितना हो गया, तो मैम ये यहाँ पर देखो पॉइंट में उत्तर आएगा, और पॉइंट में उत्तर आएगा तो यहाँ पर 10 लिखोगे, और 10 लिखोगे तो मैम कितनी बार चला जाएगा, 7.2 बार। तो ये उत्तर कितना आ रहा है, 7.2। देखो जब भी कोई ऐसी स्थिति फंस जाए कि जो आपका n है ये n बटे में आ जाए, या फिर मैं कह दूं कि ये इस रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, तो इससे अगला वाला जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 7.2 का मतलब इसको अगर पूर्ण करोगे तो कितना आएगा, तो इसको पूर्ण करोगे तो 8 आएगा। अब 8 क्या है, तो मैडम 8 तो यहाँ पर सम संख्या है, फिर से फंस गया पेज। 8 क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, और सम संख्या है तो मैम फिर से प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें n का वैल्यू निकालने के लिए n-1 करना पड़ेगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो सही में इसका उत्तर 7 ही आएगा। तो वे विद्यार्थी जो 7 आंसर कर रहे थे उनका बिल्कुल सही था, तो इसका आंसर कर लेना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो जब हमने इसको पूरा किया तो यहाँ पर लास्ट में कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, और 8 प्राप्त हुआ तो मैम ये तो सम संख्या है, और सम संख्या है तो सम संख्या में से तो 1 को घटाना ही पड़ेगा लास्ट में, और घटाओगे तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर यहाँ पर भाई साहब 7 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, हाँ तो फिर से फंस गए ना, फंस गए थे, अब नहीं फंसे हैं, आप तो निकाल ही लिया। चलो आगे बढ़े, तो समतल दर्पण का मामला तो भाई इतना ही आता है पेपर में, इतना ही पूछते हैं जितना मैंने आपको लिखा दिया। अब चलते हैं हम गोलीय दर्पण की तरफ। तो गोलीय दर्पण में तो सवाल थोड़े से लेंथी आते हैं मैडम, है ना। तो एक काम करती हूँ, पहले समतल दर्पण के आपको उपयोग बताती हूँ। चलें क्या आगे, नेक्स्ट चलो। अरे किसका नाम नहीं लिया, एक आध विद्यार्थी क्या कह रहा है मुझे, मैम आज पहली बार आपकी क्लास लाइव देख रहा हूँ, मज़ा आ गया। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके चलें आगे। पता नहीं क्या लिखा है, एक आध विद्यार्थी, मैम आज तक आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो भाई आपका नाम ही नहीं दिख रहा मुझे, तो कहाँ से लूँगी। ठीक है, चलो चलें क्या आगे, नेक्स्ट आ जाओ। बहुत बढ़िया, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कह रहे हैं विद्यार्थी, कुछ भी लगे हुए, धमाधम बस कमेंट करने में लगे हुए। चलो तो अब समतल दर्पण के उपयोग नहीं लिखोगे क्या, लिखो यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। लिखो यहाँ पर समतल दर्पण के उपयोग। देखो आपको एक बात बता देती हूँ कि जो आपका पेरिस्कोप होता है, जो कि हम पनडुब्बियों के ऊपर लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, पनडुब्बियों के ऊपर लगाते हैं। इस पेरिस्कोप का निर्माण 2 समतल दर्पणों के आपस में जोड़ने से होता है। तो ध्यान रख लेना कि पेरिस्कोप का निर्माण 2 समतल दर्पणों को किसी डिग्री पर ऐसे झुका करके मतलब है ना बनाने से होता है। तो ध्यान रख लेना कि जो पेरिस्कोप है, ये पेरिस्कोप आपके 2 समतल दर्पण जब आपस में झुकते हैं, किसी एंगल पर झुकते हैं, तो इस तरीके से पेरिस्कोप का निर्माण होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर, पहला तो क्या लिखोगे कि भाई कांच में हम क्या देखते हैं, चेहरा। तो लिख दो कि कांच में चेहरा देखते हैं मैम।
समतल दर्पण में। और दूसरा मैम जो पेरिस्कोप होता है, इस पेरिस्कोप का निर्माण दो समतल दर्पणों को आपस में जोड़ने से होता है। लिख दो कि दो समतल दर्पणों को आपस में जब हम कनेक्ट करेंगे ना, जोड़ेंगे, तो इससे इसका निर्माण होता है। पेरिस्कोप कहाँ लगा होता है? तो पनडुब्बियों में इस्तेमाल होता है। बस इतना सा ध्यान रखना कि पनडुब्बी में इसका इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और गोलीय दर्पण पर चलते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर गोलीय दर्पण में। तो लिखिएगा गोलीय दर्पण। देखो अब गोलीय दर्पण को करने में बहुत जोर आएगा भाई, ठीक है, तो आने दो, क्या करें मैम, इलाज नहीं हमारे पास में। लिखो यहाँ पे गोलीय दर्पण। देखो तो मैम गोलीय दर्पण बनाना है तो पहले मैम एक गोला लेके आओ, ले आओ यहाँ पर, ले आए यहाँ पर एक गोला ले आए, ठीक। अब करना क्या है? तो मैम हमेशा इतना सा ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ हमें पॉलिश करनी है। कहाँ करनी है? अंदर की तरफ। जैसे ही आपको गोला दिखे तो आपको क्या करना है? अंदर की तरफ पॉलिश करनी है। तो लो यहाँ पर कर लो चांदी की पॉलिश, कर दी, ठीक, कर दी चांदी की पॉलिश, ठीक। और यहाँ पर भी कर दो मैम चांदी की पॉलिश, ठीक है, कर दी, ओके। तो हमसे पूछे कि मैम एक बात तो बताओ कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा दर्पण जिसका गोलीय भाग उभरा हुआ हो, है ना, गोलीय भाग बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, ऐसा दर्पण आपके उत्तल दर्पण कहलाएगा। जबकि ऐसा दर्पण जिसका गोलीय भाग अंदर की तरफ हो, है ना, अंदर की तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहेंगे। तो कोई भी एक गोला उठा लाए और मैम इससे अब क्या बना देते हैं? दो दर्पण बना देते हैं। ये पहला वाला जो दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ, है ना, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे तो हम क्या कहेंगे? उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ध्यान रख लेना, इसको आप क्या कहोगे? तो इसको आप उत्तल दर्पण कहोगे। तो ये एक नंबर वाला तो कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और मैम ये दूसरा वाला कौन हो जाएगा? तो ये दूसरा वाला अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ये कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि एक गोला लेके आए और एक गोले को ला करके हमने यहाँ पर जब चांदी की पॉलिश की तो पहला दर्पण हमें ऐसा प्राप्त हुआ जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह है, उसे हम उत्तल दर्पण कह रहे हैं। और दूसरा दर्पण हम ऐसा लेकर के आए जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, उसे हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि बाहर वाली जो परावर्तक पृष्ठ है, जो उभरा हुआ है, वो तो उत्तल दर्पण है और अंदर की तरफ धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ आपके अवतल दर्पण होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर अब प्रतिबिंबों पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपसे पेपर में ये पूछ सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो चलते हैं पहले उपयोगों पे बात करेंगे भाई, और क्या करें, लिखिएगा। चलो तो एक बार तो मैं शॉर्ट में जितना पेपर में आता है वही लिखवाती हूँ ना। देखो तो गोलीय दर्पण में आपने दो चीजें देखी। एक तो आपने देखा यहाँ पर अवतल दर्पण जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना। चलो किस तरीके से था? इस तरीके से, ये वाले की बात हो रही है, ठीक है। चलो और दूसरा आपने क्या देखा? उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब क्या बताना चाह रही हो? तो भाई अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का पहले आपको उपयोग बता देती हूँ। इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बार बार पेपर में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो लिखो यहाँ पर अवतल दर्पण में लिखना कि इसके उपयोग कहाँ होते हैं। तो पहले तो लिखो इसका उपयोग और लिखना कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है, ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है आपके गाड़ी के हेडलाइट्स में। तो ध्यान रख लेना कि गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं, ये हेडलाइट्स आपके अवतल दर्पण से ही बने होते हैं। तो ध्यान रख लेना कि गाड़ी के जो हेडलाइट्स है, इनको बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर लिखना, देखो ENT यानी ईयर नोज एंड थ्रोट, है ना, यानी कान नाक गला। तो कान नाक गला विशेषज्ञ के पास में जो दर्पण है वो यही है। तो लिख दो कि कान
नाक और गला विशेषज्ञ के पास में जो दर्पण होता है, ये दर्पण आपके यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, लड़कियों का जो वैनिटी बॉक्स होता है जिसके अंदर वो मेकअप के सामान रखती है, उसमें उनके पास में एक छोटा सा कांच होता है, वो कांच भी आपके यही होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि देखो, मेकअप किट में जो कांच रखा जाता है ना, मेकअप बॉक्स में जो कांच रखा जाता है, ये मेकअप बॉक्स का जो मिरर है, ये मेकअप बॉक्स का दर्पण भी आपके यही होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट चलते हैं। तो कान नाक गला लिख लिया, मेकअप बॉक्स लिख लिया, गाड़ी का हेडलाइट लिख लिया। चौथा लिखो अब डेंटिस्ट के पास, तो लिखो कि दंत विशेषज्ञ के पास में, दंत विशेषज्ञ के पास में जो कांच होता है, जो दर्पण होता है, ये दर्पण भी आपके अवतल दर्पण ही होता है। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। कैसा दिखाता है? बड़ा दिखाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो अवतल दर्पण है, जिसको आप कॉनकेव मिरर कह रहे हो, ये कॉनकेव मिरर आपके वस्तुओं को क्या दिखा रहा है? तो ये बड़ा दिखाता है। तो ध्यान रख लेना कि ये वस्तु को बड़ा दिखाता है। चलो, ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये 2-4 उपयोग लिख लो यहाँ पर। पहला लिख लो गाड़ी का हेडलाइट, दूसरा लिख लीजिएगा ईएनटी विशेषज्ञ, तीसरा लिख लीजिएगा यहाँ पर मेकअप बॉक्स का दर्पण, चौथा लिख लीजिएगा दंत विशेषज्ञ। अच्छा, पांचवा लिखिएगा यहाँ पर टॉर्च, सर्च लाइट और सौर भट्टी। ठीक है, लिख दो टॉर्च। नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, नेक्स्ट 5वें पॉइंट पर परीक्षा में आया हुआ है, लिखो टॉर्च, सर्च लाइट और सौर भट्टी। ठीक है, सौर भट्टी। ठीक है, सौर भट्टी। इन सब में आपके किसका इस्तेमाल होता है? इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है जो बार बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो वो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। गाड़ी का हेडलाइट है, ईएनटी वाला कांच है, अच्छा मतलब ईएनटी विशेषज्ञ के पास में जो मिरर है, साथ साथ में मेकअप बॉक्स यानी वैनिटी बॉक्स में जो है, डेंटिस्ट के पास में जो है, टॉर्च में जो है, सर्च लाइट में जो है और सौर भट्टी में जो है, ये सारे के सारे अवतल दर्पण होते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैडम, क्या चले आगे बढ़े? नेक्स्ट यहां तक लिख लो एक बार, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो, यहां तक लिखिए एक बार। अब चलते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण में कि मैम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो लिखो यहाँ पर, लिखिएगा, लिखिए गाड़ियों के पार्श्व दर्पण। मतलब क्या है? तो हम कहेंगे देखो मैम, जो कोई कार है, इस कार के साइड में जो साइड मिरर होता है, जो पार्श्व दर्पण होता है, इस पार्श्व दर्पण का निर्माण उत्तल दर्पण से ही होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो गाड़ी जो होती है, इस गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, इस साइड मिरर को बनाने में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो लिख दो कि गाड़ी का जो साइड मिरर है, इस गाड़ी के साइड मिरर को बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है। दूसरा लिखो, देखो एटीएम मशीन में है ना, एटीएम मशीन में जब हम एटीएम लेके जाते हैं पैसे वैसे निकालने के लिए, तो साइड में एक मिरर लगा रहता है ताकि हमें पता रहे पीछे कौन है कौन नहीं है। तो उसमें भी आपके कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। तो लिख दो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल एटीएम मशीन के पास में होता है। ठीक है, तो लिख लो कि एटीएम मशीन के पास लगा जो कांच है या पास लगा जो दर्पण है, ये दर्पण भी आपके यही दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल एटीएम मशीन के पास लगे हुए दर्पण के रूप में होता है। लिख दो। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट, तो एटीएम के पास में भी लिख देना कि यही है। एटीएम के पास कौन है? तो एटीएम के पास में भी यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो यहाँ पर स्ट्रीट लैंप।
ठीक है। जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, इन स्ट्रीट लैंप्स में जो दर्पण होता है ये दर्पण भी यही होता है। तो ध्यान रख लेना कि स्ट्रीट लैंप जो होते हैं मतलब सड़कों पर लगे हुए जो लैंप होते हैं इनका निर्माण भी कॉन्वेक्स मिरर से ही होता है। अच्छा, जब हम यहाँ पर पहाड़ों पर जाते हैं ना पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर ऐसे गाड़ी गोल 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 घूमती रहती है। तो मैम जब गोल 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 यहाँ पर गाड़ी घूमती है तो मैम इस मोड़ को देखने के लिए कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, वहां पर भी कुछ मिरर लगे रहते हैं, उन मिरर को भी आप कॉन्वेक्स मिरर ही कहोगे। तो ध्यान रख लेना कि पहाड़ों पर जो घुमावदार रास्ते होते हैं, इन घुमावदार रास्तों को देखने के लिए भी कुछ मिरर लगे रहते हैं, इन मिरर्स को भी आप कॉन्वेक्स मिरर के नाम से ही जानते हो। तो लिख दो यहां पर, लिखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर घुमावदार इलाके में लगा हुआ जो दर्पण है ये दर्पण आपके यही होता है। ठीक है, चलो वैसे देखो अगर आप जोधपुर में रहते हो तो जोधपुर में जैसे ये एक भगत की कोठी वाला रोड है, वहाँ पर एक बहुत शानदार वाला होटल आया हुआ है, शायद ताज हरी नाम है उसका, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं मालूम। उसके बाहर भी ये वाला दर्पण लगा हुआ है। तो जैसे मैं स्कूटी से जाती हूँ तो मैंने भी कई बार देखा है, तो वहाँ से जब गाड़ी निकलती है ना, तो गाड़ी जब अंदर से बाहर आती है तो आइड साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, उसका व्यू लेने के लिए उन लोगों ने भी यही दर्पण लगा रखा है, मैंने देखा था। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिख दो फटाफट से, आ गया क्या समझ में सबको? तो लिख दो यहाँ पर। चलो, अरे भाई मैं भी यही कहूंगी कि कट कॉपी पेस्ट एक बार थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, है ना, कट कॉपी पेस्ट मत मारो, पढ़ने पर ध्यान दे लो। तो इनके उपयोग समझ में आ गए क्या? चलो अब देखो, अब हमारा टाइम हो गया है भाई साहब 1 बजे का, और 2 बजे तक का हमारे पास में क्या है, समय है। तो अब देखो मैम, अब हमारे पास में एक चीज बच गई। क्या चीज बच गई? एक तो बच गई कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, और दूसरा बच गया कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बचते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, ये इनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब है इनको एकदम शॉर्ट में बहुत आसान तरीके से आपको लिखा देती हूँ, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले आनुवंशिकी वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आनुवंशिकी वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको लिखा रखी है, 12-13 शब्द तक तो मैं आपको लिखा चुकी हूँ, बाकी का बचा हुआ पोर्शन ही आज मैं करवाने वाली हूँ। तो एक काम करते हैं, दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब है, इन प्रतिबिंबों को या तो मैं कोई छोटा सा ऐसा कोई सेशन लिख के उसमें कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे करवाऊंगी तो अब आपके पक्के पर खच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ पड़ता है तो विद्यार्थियों को समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, 2 बजे तक का हमारे पास में समय है, तो पहले एक बार मैं आनुवंशिकी करा देती हूँ। इससे बनने वाले जो दर्पण है, ये दर्पण मैं कभी भी आधे घंटे का कोई एक आध क्लास सेट करके करवा दूंगी, और अगर आप उससे भी नहीं करना चाहते तो 192 क्लासेस की मेरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर पड़ी हुई है, वहां पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब उसी चीज में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर लिखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में अब चलेंगे हम कहाँ पर? तो नेक्स्ट चैप्टर में पहले भाई इसको एक बार प्रकाश को खत्म तो करवाओ मैडम, तभी तो चल पाएंगे। तो ज्यादा प्रकाश को खींचेंगे नहीं, बस काम की जो चीजें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, लेकिन आपसे कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, तो कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको और करवा देती हूँ। तो नोट देखिएगा, नोट लगा करके लिखिएगा, जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। लिखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है? ठीक है, देखिए इस पे सवाल बहुत आते हैं, इसीलिए पहले मैं इसी पे बात कर लेती हूँ कि मैम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखो मैम ये क्या है, तो ये बना दिया मैंने एक प्रिज्म। अब मैं कह क्या रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब भी किसी श्वेत प्रकाश को, है ना, जब भी किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो ये 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7।
ठीक है, तो मैं कह रही हूं कि जब भी किसी प्रकाश की किरण को, जब भी किसी श्वेत प्रकाश की किरण को, व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो गुजारने के बाद ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो हम कहेंगे कि देखो मैम, जब श्वेत प्रकाश को हम यहाँ पर प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं? तो ये 7 रंग आपके विबग्योर है। कौन हो जाएंगे? विबग्योर हो जाएंगे। वी का मतलब क्या है? तो वी का मतलब है वॉयलेट। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। अच्छा, इसी घटना को आप वर्ण विक्षेपण कहते हो। और ये जो 7 रंग है, ये 7 रंग मिलकर के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो आपसे पूछ ले कि ये बता दो कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में टोटल 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में भी बता दूंगी, तो एक बार तो इसकी परिभाषा लिखो। लिखो कि जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को आप क्या कहते हो? इसी घटना को आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा मैम, ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो लिखिएगा कि 7 रंग आपके प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो आपसे पूछ ले कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं? तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में टोटल 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, चलो अब इन 7 रंगों को लिखो मैम एक बार। तो मैम इंग्लिश में लिखोगी या हिंदी में लिखोगी? तो मैं तो दोनों में ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो सभी लोग राजी हो जाएंगे। विबग्योर, किसको नाराज करें और किसको खुश करें? सभी को खुश कर देते हैं। ठीक है, तो वी का मतलब देखो हिंदी में लिखना बे जा नी ह पी ना ला। ठीक है, चलो अब देखो मैम, इसको लिखाना तो इंग्लिश में करो मैम। वी से क्या हो जाएगा? तो वी से हो जाएगा वॉयलेट। ठीक है, आई से हो जाएगा मैम इंडिगो। ठीक है मैम, बी से क्या हो जाएगा? तो बी से हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अच्छा ग से क्या हो जाएगा? जी से क्या हो जाएगा? तो ग्रीन। ओके मैम, वाई से क्या हो जाएगा? तो वाई से हो जाएगा येलो। मैम ओ से क्या हो जाएगा? तो ओ से हो जाएगा ऑरेंज। और मैम आर से क्या हो जाएगा? तो आर से हो जाएगा रेड। ठीक है, रेड। तो इंग्लिश में तो ऊपर लिख दिया, अब हिंदी में लिखा रही हूँ मैं। ठीक है, देखो बे से लिखेगा बैंगनी, जा से लिखेगा जामुनी, नी से लिखेगा नीला, ह से लिखेगा हरा, पी से लिखेगा पीला, अच्छा ना से लिखेगा नारंगी, और ला से लिख लीजिएगा लाल। ठीक है, लाल। आ गया क्या समझ में? देखो अब कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपसे पूछे कि ये बताओ कि जो बैंगनी रंग है, इस बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, वेवलेंथ कैसा होता है? तो ध्यान रख लेना कि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, ये कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कम। देखो जिस किसी भी रंग का वेवलेंथ कम होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो मैम उसका जो फैलाव है, ये फैलाव ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, इसीलिए बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, जो फैलाव है, ये फैलाव ज्यादा होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, इसीलिए मैम इस बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ठीक है, कैसा होता है भाई साहब? ज्यादा होता है। आगे बढ़ो, उधर चलो मैम। लाल रंग जो है, इस लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, जो वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ कैसा होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और वेवलेंथ अगर ज्यादा है मैम, तो ये कम दिशाओं में फैलेगा, ज्यादा नहीं फैलेगा, तो इसका प्रकीर्णन कम हो जाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है।
ठीक है, कम होता है। ध्यान रख लेना कि इसीलिए इसका जो प्रकीर्णन है ये प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसी को आधार बना करके एक और घटना आपसे पूछी जाती है। जैसे कि आपसे पूछते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, अर्थात माध्यम के कणों पर जब प्रकाश गिरता है तो ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो लिख देती हूँ मैं यहीं पर, यहीं से जुड़ रहा है, तो लिखिएगा नेक्स्ट प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलो ये क्या है, तो लिखिएगा कि माध्यम के कणों पर जब प्रकाश गिरता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, एकदम आसानी से बता रही हूँ, तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। और फैल जाता है तो मैम इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कह रहे हैं। तो इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो मैम इसमें मुझसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, तो देखो एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि ये बताओ कि खतरे के निशान लाल क्यों। ये प्रश्न आता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछते हैं आपसे कि ये बताइए आकाश का रंग नीला क्यों। तो हम कहेंगे प्रकीर्णन के कारण होता है मैम। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा प्रकीर्णन के कारण ही होता है। देखो, तो खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं, तो हम कहेंगे मैम लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, इसीलिए ये कम दिशाओं में फैलेगा। और कम दिशाओं में फैलेगा तो हमें दूर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर लाल रंग का खतरे का निशान बना हुआ है। तो मैम खतरे का निशान आसानी से दिखाई दे, इसीलिए खतरे के निशान को लाल रंग से बनाया जाता है। तो ध्यान रख लेना कि खतरे के निशान लाल क्यों बनाते हैं, तो हम कहेंगे देखो मैम जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्ध्य क्या है, तो इसका तरंगदैर्ध्य मैम ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए मैम ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसीलिए लाल रंग जो होता है ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, यानी इसका प्रकीर्णन क्या होगा, तो इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, कम होगा, सॉरी प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। और प्रकीर्णन कम होगा तो ये मतलब ज़्यादा दिशाओं में नहीं फैलेगा, और नहीं फैलेगा तो मैम हमें दूर से पता चल जाएगा कि खतरे के निशान, यहाँ पर खतरे का लाल निशान लगा हुआ है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं नीले रंग में। लिखो नीला, लिखो यहाँ पे कि नीले रंग का जो तरंगदैर्ध्य है ये तरंगदैर्ध्य कम होता है, और कम होता है तो मैम सीधी सी बात है इसका प्रकीर्णन क्या होगा, तो इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, ज्यादा दिशा में फैलेगा। इसीलिए जो प्रकाश, जो आसमान है ये आसमान आपको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम है, इसीलिए प्रकीर्णन ज़्यादा है, और प्रकीर्णन ज़्यादा है तो मैम ये ज़्यादा दिशाओं में फैला हुआ हमें दिखेगा, और ज़्यादा फैलेगा तो आसमान हमें खुद ब खुद कैसा दिखाई देगा, एकदम नीला नीला सा दिखाई देगा। अच्छा, हमसे बोले कि खतरे का निशान लाल क्यों, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है तो प्रकीर्णन कम होगा, इसीलिए खतरे का निशान लाल रंग से बनाया जाता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो, अब कुछ एक चीज़ें आपको और लिखा देते हैं। जैसे कि देखो, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन मैम बोर्ड का भरोसा नहीं है, तो जब आप इतना ही पढ़ा रही हो तो इन दोनों को भी पीछे क्यों छुड़वा रही हो, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो हमसे पूछ लो, मतलब वो यहाँ पर मतलब बता दो, ठीक है, तो बता देती हूँ। चलो ठीक है, लिखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एक बहुत शानदार सवाल पूछते हैं कि कोई आदमी चंद्रमा पर खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, चंद्रमा पर, और अंतरिक्ष की तरफ देख रहा है, तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो उसे काले रंग का दिखाई देता है। काले रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं, और वायुमंडल है नहीं जब माध्यम ही नहीं है तो अंतरिक्ष उसको कैसा दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, समुद्र का नीला जो पानी दिखाई देता है वो भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आ गया क्या समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़ो,
प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, प्रकाश का स्पेक्ट्रम हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। यही प्रश्न आपसे देखो धनाधन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये तो मैंने करा दिए। अब कुछ एक पॉइंट्स आपको और लिखा देती हूँ। भाई बोर्ड का मेरे को खुद को भरोसा नहीं है। असलियत तो ये है कि बोर्ड तो मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो अब उसकी मर्जी है तो पूछ सकता है। तो एक बार थोड़ा सा जो चाय से, मैं कह सकती हूँ जो दूध से जला हुआ होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो हमारा क्या जाएगा, 5-7 मिनट में हो जाएगा। लिखो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कर लो। प्रकाश का अपवर्तन, कुछ एक उदाहरण बता देती हूँ, पेपर में आ जाते हैं, हो सकता है फंस जाए पेपर में तो फिर तुम क्या करोगे। ठीक है, लिखो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। हमसे पूछे कि मैम एक बात तो बताओ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो लिख दो यहाँ पर कि प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलते हैं। तो लिखेगा कि यदि, सीधा सीधा सरल शब्दों में लिखाती हूँ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को आप क्या कहते हो, इसी घटना को आप अपवर्तन के नाम से जानते हो। मान लो कोई किरण थी, इस किरण को कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा, तो भाई किरण एक माध्यम में तो सीधी सीधी चल रही थी, दूसरे माध्यम में जाते जाते पता नहीं किरण के दिमाग में क्या आया, वो हल्की सी ऐसे विचलित हो गई। इसी घटना को आप प्रकाश का अपवर्तन कहते हो। अब देखो इसमें कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न तो आपसे ये पूछते हैं कि ये बताओ कि प्रकाश का अपवर्तन में जब किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा, और जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा। ठीक है, देखो तो एक माध्यम ये बनाया, ये बीच में अभिलंब खींचो मैम, है ना, और ये कौन है मैम, तो ये अभिलंब है। ये कौन है, अभिलंब। ठीक है मैम, ये भी कौन है मैम, ये भी अभिलंब ही है, और कौन होगा। ठीक है, चलो नॉर्मल। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बनाओ मैडम, यहाँ पर लिखना सघन माध्यम और यहाँ पर लिखना विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या, वायु, ऐसे याद कर लेना, वायु। और सघन माध्यम का मतलब पानी, है ना, पानी। तो देखो मैम हो क्या रहा है, देखो तो मैम कोई किरण है, ये किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वास्तव में तो किरण को ऐसे जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन मैम अपवर्तन के बाद में किरण का क्या हुआ, तो किरण यहाँ पर ऐसे नहीं जाकर के कैसे चली गई, यूँ चली गई, तो अपने पथ से भटक गई। तो इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप अपवर्तन कहते हो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि सघन से विरल में जब जाएंगी तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है ना, अभिलंब से दूर भाग जाएगी। कहाँ भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो मैम ये अभिलंब के पास आ रही है कि दूर जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इतना सा ध्यान रखना। अगेन आगे बढ़ो मैम, एक और बताओ, जब विरल से सघन में जाए तब क्या होगा। ये बीच में कौन है, अभिलंब। तो मैम ये ऊपर भी कौन है, तो ये ऊपर भी कौन है, अभिलंब। ठीक है, ओके। अगेन आपसे पूछे कि मैम यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखो ये कौन सा माध्यम है, तो ये माध्यम मान लो आप विरल माध्यम है, ऊपर वाला विरल माध्यम है ना, और नीचे वाला सघन माध्यम है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो मान लो कि जो प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम से, जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण थी, ये विरल माध्यम से अब कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम में जा रही है तो वास्तव में तो मैम जाना कैसा चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन जब ये किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो मैम यहाँ पर भी प्रकाश का क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सघन से विरल में जब जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मैम एक बात तो बता दो कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लिखो तारों का
टिमटिमाना, यहाँ पर सारी चीजें क्या होंगी, फर्जी ही होंगी, मतलब असलियत यहाँ पे कुछ है ही नहीं। वास्तव में तारा कभी टिमटिमाता नहीं है, वास्तव में तारा कभी टिमटिमाता नहीं है। तो हमें प्रतीत होता है कि जो तारा है ये तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। तो मैम यहाँ पर सारी चीजें आभासी होने वाली है, तो दिमाग हम लगा लेंगे इतना, ठीक है हमारे पास दिमाग। तो लिखो कि तारों का टिमटिमाना कैसी घटना है, तो तारों का टिमटिमाना आपके अपवर्तन का उदाहरण होता है, ठीक है। अब लिखो पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी आपके मैं कह सकती हूँ इसी का एग्जाम्पल होगा, अपवर्तन का एग्जाम्पल होगा। अच्छा, पानी में रखे सिक्के का ऊंचा उठा दिखाई देना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। देखो स्विमिंग पूल के पास जाना, स्विमिंग पूल का तल तुम्हें ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा, वास्तव में ऊंचा होता नहीं है, ठीक है, गहरा होता है स्विमिंग पूल। इस चक्कर में मत आना वरना तुम डूब जाओगे, ठीक है। तो लिख देना, यहाँ पर लिखेगा, राजस्थान की परीक्षा में आया हुआ है, लिखेगा तरण ताल या स्विमिंग पूल के तल का ऊंचा उठा दिखाई देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे मैम हम, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए सुबह शाम सूरज का आभासी दिखाई देना, मतलब सूर्यास्त तो हो गया लेकिन फिर भी सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आभासी तो दिख रहा है ना, तो ये भी आपके अपवर्तन का उदाहरण ही होता है। तो लिख दो कि सुबह शाम सूर्य का आभासी दिखाई देना भी अपवर्तन का ही एग्जाम्पल होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर अपवर्तन के एग्जाम्पल लिख दिए क्या आपने, आगे बढ़ो नेक्स्ट। मेन तो यही है, बस आपसे यही पूछते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दी थी बायोलॉजी के अंदर, शायद आपको याद होगा कि कॉर्निया जो होता है, इस कॉर्निया में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो लिख देना कि कॉर्निया में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। चलो अच्छा, एस्किमो जो होते हैं, है ना, एस्किमो जो ग्रीनलैंड में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ध्रुवों के ऊपर रहते हैं, 2 बजे ध्रुवों के ऊपर रहते हैं। इन ध्रुवों के ऊपर रहने वाले जो एस्किमो होते हैं, ये एस्किमो जब शिकार पर निकलते हैं तो शिकार करते समय मछली को मारते हैं, तो ये क्या करते हैं, भाले को थोड़ा सा आगे की तरफ फेंकते हैं। क्यों, क्योंकि मछली उनको थोड़ी सी कैसी दिखाई देती है, ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। तो ये क्या करेंगे, भाले को थोड़ा सा और गहराई में डालेंगे, और गहराई में डालेंगे तो मछली को पकड़ लेंगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉर्निया में भी अपवर्तन ही होता है। ये कुछ एक एग्जाम्पल बस आपको ध्यान रखने हैं। ये अपवर्तन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि अपवर्तन में चीजें आपको आभासी दिखाई देती है, हालांकि यहाँ पर कुछ है नहीं, फिर भी आपको कैसी दिखाई देती है, आभासी ही दिखाई देती है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लास्ट पॉइंट रहा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिख लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। लिख दो यहाँ पर TIR, ठीक है। लिख दो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये लिख लो, लिखो ये क्या होता है, तो इसमें लिखो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में
प्रवेश करे, विरल माध्यम में जाते समय, ऐसे लिखना जाते समय, आपतन कोण का मान, मतलब आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, अधिक हो तो ये किरण सघन माध्यम में ही बार बार टकराएगी, सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर रह जाएगी। इसे आप क्या कहते हो? इसे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हो। तो कोई कहे कि मैम पूर्ण आंतरिक परावर्तन में मुझे क्या याद करना है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या याद करना है, तो मैडम कहेगी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बस आपको एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण हमेशा सघन से कहाँ जाती है, विरल में जाती है। एक तो ये ध्यान रखना है आपने कि प्रकाश की जो किरण है ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो देखो, एक तो इतना सा ध्यान रखना है कि ये सघन माध्यम से हमेशा कहाँ जाती है, विरल माध्यम में जाती है। और दूसरा बस रट लेना, इसको खा लेना, पी लेना तुम, ठीक है, कि आपतन कोण का जो मान है ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। बस क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो किरण है ये किरण सघन माध्यम में ही बार बार टकराएगी और टकरा करके फंस करके रह जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल कर लेना। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है, लिखो, हीरे का प्रकाश में चमकना, प्रकाश में चमकना। एक बहुत शानदार सवाल आया था पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि ये बताओ कि हीरे के ऊपर जब प्रकाश गिरता है तभी हीरा चमचमाता है। अगर अंधेरे के अंदर पूछे कि हीरा चमकेगा क्या, तो अंधेरे के अंदर हीरा चमकता नहीं है। बस यही ध्यान रख लेना, ठीक है। लिख दो कि हीरे का प्रकाश में चमकना आपके किसका एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक चीज और लिख दो, लिखो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल जिससे इंटरनेट आता है, इस ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करती है। थर्ड नंबर पर लिखेगा मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना। मैम ये मृग मरीचिका क्या होती है, मिराज इफेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे कभी आप कार के अंदर बैठे होगे, है ना, और कार आपकी रोड पर चल रही होगी, तो आपने देखा होगा कि जब आप कार में बैठे हुए हो, कार रोड पर चल रही है, तो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर, है ना, सड़क के ऊपर पानी दिखाई देता है। जैसे जैसे आपकी कार आगे आगे जाती है वैसे वैसे वो पानी आगे से आगे शिफ्ट होता जाता है, शिफ्ट होता जाता है ना। इसी को आप मृग मरीचिका या मिराज इफेक्ट कहते हो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मिराज इफेक्ट जो या तो रेगिस्तान में बनते हैं या फिर सड़कों पर बनते हैं, तो ये मृग मरीचिका का बनना भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज आपको लास्ट में और बता देती हूँ कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन एंडोस्कोपी के दौरान होता है। एंडोस्कोपी क्या होता है, तो मैम एक कैमरा हमारे शरीर के अंदर एंटर कराया जाता है और शरीर के आंतरिक अंगों को यहाँ से देखा जाता है ना, शरीर के आंतरिक अंगों को यहाँ से देखा जाता है। तो मैम एंडोस्कोपी के दौरान भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दो तीन एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान रख लेना। अब लास्ट क्या करते हैं, तो लास्ट में हम एक इंद्रधनुष लिखते हैं। तो एक मैं लिखा देती हूँ प्राथमिक इंद्रधनुष, एक लिखा देती हूँ द्वितीयक इंद्रधनुष, और फिर आपका प्रकाश का चैप्टर भाई समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि हीरे का प्रकाश के उपस्थिति में चमकना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, मृग मरीचिका का बनना, एंडोस्कोप, ये सब आपके किस में आते हैं, ये सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आते हैं। चलो आगे बढ़ो और अब लिखो यहाँ पर इंद्रधनुष, लिखिएगा इंद्रधनुष। हाँ लिखो इंद्रधनुष।
तो भाई बारिश के दौरान आप सबने यहाँ पर इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा, रेनबो जरूर देखा होगा। तो इंद्रधनुष जो होता है, इस इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो टोटल 7 रंग होते हैं। ध्यान रख लेना, कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। तो मैम प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? ऐसा पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मैम हम कौन से गम हैं, हम तो यहाँ पे 1 सेकंड में ही जवाब दे देंगे, है ना, क्योंकि आपसे साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस पढ़ रहे हैं, तो मैडम आप तो हमें बता ही दोगी कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, इस प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है। चलो देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि इंद्रधनुष कब बनता है। तो देखो, इंद्रधनुष तब बनता है जब मान लो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप कहीं पर खड़े हुए हो, है ना, आपके पीछे से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। आपके पीछे से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है प्रकाश। अब ये प्रकाश जब वर्षा की बूंदों पर गिरता है तो उस समय में वर्ण विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और साथ साथ में अपवर्तन होता है। ये तीनों ही घटनाएं हो जाती है और इन तीनों ही घटनाओं से मैम एक रेनबो का निर्माण हो जाता है। ये रेनबो कैसा होता है? तो आधे चांद के समान होता है। तो बनाते हैं, चलो इंद्रधनुष कैसे बनाओगे? तो लिखे, यदि बारिश के मौसम में प्रेक्षक के पीछे से प्रकाश आ रहा हो, देखो एकदम सरल शब्दों में बता रही हूं, और यही प्रकाश जब बारिश की बूंदों पर गिरता है, हवा में जो बारिश की बूंद है, इन बारिश की बूंदों पर गिरता है, तो होता क्या है? तो मैम एक तो वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब 7 रंगों में प्रकाश विभक्त हो जाता है। दूसरा मैम पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन भी होता है। ठीक है, दूसरा मैम क्या हो रहा है यहाँ पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और मैम तीसरा क्या हो रहा है? तो मैम अपवर्तन भी हो रहा है। तो 3 चीजें हो रही है एक साथ, देख लो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि मान लो बारिश का मौसम है, आप कहीं पर ऐसे खड़े हो कि पीछे से जो प्रकाश है, ये प्रकाश आ रहा है भाई, ठीक है, आ रहा है, ओके। अब जो बारिश की बूंदें हैं जो कि हवा में कहीं पर है, मैम इनके ऊपर ये प्रकाश जब गिरेगा तो बारिश की बूंदों में वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन होगा, और ये तीनों चीजें जब हो जाएगी तो मैम किसका निर्माण हो जाएगा? तो मैम इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा। तो हमें क्या दिखेगा? इंद्रधनुष दिखेगा। तो मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा, और आपको यह भी जरूर पता होगा कि इंद्रधनुष के पास में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के पास में टोटल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, मालूम है ना आपने। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं हम भी इंद्रधनुष। मैम बनाओ तो इंद्रधनुष। तो देखो, इंद्रधनुष आपके 2 प्रकार का होता है। पहला लिखेगा प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा लिख लीजिएगा द्वितीयक इंद्रधनुष। तो 2 प्रकार के इंद्रधनुषों की बात हम करने वाले हैं। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा लिख लीजिएगा द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं। तो हमसे पूछे कि मैम प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 1 बार अपवर्तन होता है। तो लिख दो कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार क्या होगा? और मैम 1 बार क्या होगा? अपवर्तन होगा। आ रहा है क्या समझ में? चलो, और मैम द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में आपके 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और मैम 2 बार ही क्या होता है? अपवर्तन होता है। 2 बार क्या होता है? अपवर्तन होता है।
दो चीजें हो रही है, ठीक है। तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन हो तो द्वितीयक हो जाएगा, और जब 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 1 बार अपवर्तन हो तो आपके कौन हो जाएगा, तो आपके भाई साहब प्राथमिक इंद्रधनुष हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष हो जाएगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट। चलो, अब एक बात का ध्यान रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसके अंदर 7 कलर्स, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ हमेशा कौन होता है, तो अंदर की तरफ हमेशा बैंगनी रंग होता है, ठीक है। जबकि बाहर की तरफ कौन सा होता है, तो बाहर की तरफ विबग्योर करोगे तो बाहर की तरफ हमेशा लाल रंग होता है। तो बाहर होता है लाल और अंदर कैसा होता है, तो अंदर की तरफ होता है बैंगनी रंग, ठीक है, ये समझ जाना आप, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की निशानी क्या है, तो नीचे की तरफ तो आपको दिखेगा बैंगनी, ऊपर की तरफ आपको कौन सा दिखाई देगा, ऊपर की तरफ आपको लाल रंग दिखाई देगा, ठीक है। हमसे पूछे कि मैम द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ होगा लाल और बाहर की तरफ हो जाएगा बैंगनी, उल्टा हो जाएगा, बस इतना ही था, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैम यहाँ पर अंदर की तरफ होगा लाल द्वितीयक में, ठीक है, रेड, और मैम बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, तो बाहर की तरफ बैंगनी यानी कि वॉयलेट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर हो जाएगा बैंगनी और अंदर हो जाएगा यहाँ पर लाल, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। 7 रंग कौन कौन से हैं, तो वही आपके विबग्योर है ना, या बेजानी ह पी नाला, बेजानी ह पी नाला, ये 7 कलर इसमें होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, द्वितीयक इंद्रधनुष हमेशा प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है, इसीलिए लाल रंग आपको कहाँ दिखाई देता है, अंदर की तरफ दिखाई देता है, और बैंगनी रंग कहाँ दिखाई देता है, तो बाहर की तरफ दिखाई देता है। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से प्रेम मोहब्बत के साथ में बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई प्रकाश का चैप्टर अब यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। तो हमने सोचा तो यही था कि 6 घंटे की आपकी मैराथन रखेंगे, लेकिन अब भाई देखो आधा घंटा बचा है और आधे घंटे में हम आनुवंशिकी के शब्द लिख सकते हैं। सर क्या लिख सकते हैं, शब्द। तो एक काम करते हैं, बस मैं पानी पीती हूँ और आनुवंशिकी के थोड़े से आपको शब्द लिखा देती हूँ। 20 शब्द लिखा रही हूँ, 20 शब्दों में 110% आप मुझसे लिखा के ले जाना, आपके सवाल 110% आएगा। चलो, तो एक बार थोड़ा सा विद्यार्थियों से भी जान लेते हैं कि भाई आगे पढ़ना चाहते हो या फिर क्या करना चाहते हो, बता दो। चलो एक बार बता दो, सबकी प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। बताओ, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बताओ। चलो, सुजुका सिजुका सिजुका कह रही है कि मैडम बस बहुत है, ठीक है, ओके। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैडम बस बहुत है, ठीक है, मैडम बस बहुत है, आप रेस्ट कर लो, आप बहुत थक गई हो। देखो, मैं तो थकी नहीं, आप ही थक रहे हो। मैं तो कम से कम 2-3 घंटे आपको और पढ़ा सकती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मुझे तो दिख रहा है भाई, जैसे अर्जुन को आंख दिखाई देती है ना, उसी तरीके से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे बच्चों का पेपर है, कब है भाई, 1 2 3 दिसंबर को है, ठीक है। तो बच्चों को तो पता नहीं कितनी टेंशन होगी, लेकिन मैडम तो बहुत लोड लेती है, ठीक है, मैडम तो पूरा करवाएगी। चलो ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। अब आपका जो आज की क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या क्या बच गया, एक बार मैं फिर से बता दूं। आपका एक तो बच गया है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है, ये जेनेटिक्स आपके बच गया, तो जेनेटिक्स तो इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, तो जेनेटिक्स आपका बच गया। और दूसरा आपके एक चीज और बच रही है, वो चीज बच रही है अवतल और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बच रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, आपके लिए या तो कल संडे को या बीच में कभी भी 1-8 घंटे की एक क्लास और लगवा देंगे, 1-1.5 घंटे की क्लास और लगवा देंगे। उसमें आपका आनुवंशिकी वाला जो चैप्टर है, जो कि 13 पॉइंट्स तक तो आपका लिखा हुआ है, उसके आगे का पढ़ा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो दर्पण है, इस दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। आप सभी विद्यार्थियों को हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, यहाँ पर आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2 बजे से अभी आपका पेपर है, तो आप लोग भी थोड़ा सा थक जाओगे, है ना, हेक्टिक हो जाएगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा उत्कर्ष एग्रीकल्चर
चैनल पर। और ये चैनल कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना, सिंपली लिखना उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर पूरा का पूरा जो PDF है, ये PDF आपको दिखाई देगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को क्लासेस कैसी लगी है यहाँ पर जरूर हम मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। क्लास पूरी देखी है, लाइक नहीं किया तो लाइक करके आया करो। अपने कुछ और मित्र जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है उनके साथ में भी इस क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि वास्तव में यूनिवर्स का नियम है कि जितना बांटोगे उतना मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप ज्ञान को बांटते हो उतना ज़्यादा विद्या आपकी बढ़ती जाती है। तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं 2 बजे से, आपका लाइव सॉल्यूशन होने वाला है, उसमें 1 घंटे का सॉल्यूशन मेरा भी रहेगा, तो उसके दौरान हम बातचीत करते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।